तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेशन की बात करेंगे जो अपने आप में किसी थ्रिलर से कम नहीं। बात है जुलाई 2003 की, एक ऐसी क्राइसिस जो बिल्कुल अपने उरूज पर थी। श्रीनगर की वो जमा देने वाली सर्दी। रूटीन पेट्रोल चल रही थी और बीएसएफ के जवानों की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। ठंड के बावजूद उसके माथे से पसीना बह रहा था। तलाशी लेने पर जो मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लड़के का नाम अंसार था और उसके सीने से लेकर पेट तक आरडीएक्स और वायर्स का पूरा जाल बिछा हुआ था। ये कोई मामूली फुट सोल्जर नहीं, एक चलता फिरता बॉम्ब था और इसका सीधा निशाना थे भारत के प्रधानमंत्री। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब को आखिर कंट्रोल कौन करता है? ये लड़का तो सिर्फ एक प्यादा था, असल दौर तो किसी और के हाथ में थी। एक ऐसी खुफिया परछाई जिसे इंटेलिजेंस की दुनिया गाजी बाबा के नाम से जानती थी। तो चलिए देखते हैं ये मास्टरमाइंड आखिर था कौन और कहाँ से आया था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है बहावलपुर के एक आम से लड़के राना ताहिर नदीम से। 1980 की दहाई में ये लड़का अफगानिस्तान जाता है, वहाँ गिरिला वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेता है और 1990 आते आते मसूद अजहर का डेप्यूटी बन जाता है। लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है फरवरी 1994 में, जब मसूद अजहर भारत में गिरफ्तार होता है तो ये आम सा लड़का बदले की आग में जलकर एक बेरहम कमांडर बन जाता है और तब जन्म होता है गाजी बाबा का। और गाजी बाबा बनने के बाद इसने खतरनाक मंसूबों की एक लंबी लाइन लगा दी। 1995 में अल-फरान किडनैपिंग्स हो या 2000 का पहला फिदाई हमला, लेकिन इन सब में सबसे अहम था 1999 का IC-814 हाईजैकिंग। ये ऑपरेशन इतना कामयाब रहा कि इसके जरिए उसने मसूद अजहर को आज़ाद करवा लिया और इसके इनाम के तौर पर अजहर ने उसे सीधा कमांडर इन चीफ बना दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही थी। खैर, इसकी वजह थी उसका आयरन क्लैड सिक्योरिटी नेटवर्क। वो सिर्फ बाहरी बॉडीगार्ड्स पर भरोसा करता था। बड़े हमलों के ऑर्डर्स कभी फ़ोन पर नहीं, सिर्फ फेस टू फेस दिए जाते थे। उसके मोबाइल ट्रेनिंग कैंप्स बस 1 किलोमीटर के दायरे में बनते थे ताकि फ़ौरन मूव कर सकें। यहाँ तक के हवाले का पैसा भी इतनी लेयर्स से आता था कि ट्रेस करना नामुमकिन था और अगर किसी पर मुखबरी का शक भी हो जाए तो उसे आम लोगों के सामने बेरहमी से मारा जाता था। खौफ इतना था कि कोई मुंह नहीं खोलता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि एजेंसीज ने कोशिश नहीं की। जुलाई 2001 में बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रैप बिछाया गया। प्लान ये था कि उसके खाने में भारी मिकदार में सेडेटिव्स यानी बेहोशी की दवा मिला दी जाए। सब कुछ सेट था, लेकिन ऑपरेशन से कुछ ही घंटे पहले अंदर के ही एक शख्स ने गद्दारी की और गाजी बाबा को खबर मिल गई। इंटेलिजेंस की दुनिया में ना एक छोटी सी चूक भी कितने बड़े सेटबैक्स का सबब बन सकती है, ये उसकी जीती जागती मिसाल थी। और इस नाकामी का नतीजा बेहद भयानक रहा। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर हमला होता है, जिसे इसी गाजी बाबा ने खुद मास्टरमाइंड किया था। इसके बाद एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यहाँ तक कह दिया, ये आदमी कश्मीर का उसामा है। इस हमले के बाद वो टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। उसने अपनी दाढ़ी काट ली और पूरी तरह से अंडरग्राउंड चला गया, गायब। अब वापस आते हैं 2003 में उस पकड़े गए ह्यूमन बॉम्ब अंसार की तरफ। जब इंटेरोगेशन शुरू हुई तो फिजिकल थ्रेट्स का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मार खाने को तैयार था, शहादत के लिए ब्रेन वॉश था। लेकिन तभी ऑफिसर्स ने थोड़ा दिमाग लगाया और एक गुड कॉप ट्रिक खेली। एक ऑफिसर ने अंसार को पुलिस में नौकरी दिलवाने का लालच दिया, पर हैरत अंगेज तौर पर एक कट्टर ब्रेन वॉश लड़के पर ये नफसियाती चाल काम कर गई और उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसने जो बताया वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अंसार ने कहा कि उसके दिन में सिर्फ 2 बार वायरलेस पर बात होती है, सुबह 9:30 और दोपहर 3:30 बजे। अब यहाँ एक शार्प वायरलेस ऑपरेटर का दिमाग चला। उसने उस वक्त के खुफिया कॉल साइन को पहचान लिया, कोड 39। ये कोई नया कोड नहीं था, ये कॉल साइन बरसों से हवा में घूम रहा था और ये खुद मास्टरमाइंड गाजी बाबा का पर्सनल कोड था। तो अब इस इंटेलिजेंस चेन को जरा समझते हैं। स्टेप 1 में अंसार पकड़ा गया, स्टेप 2 में 3:30 बजे की वायरलेस कॉल इंटरसेप्ट हो गई। लेकिन स्टेप 3 में एक ट्विस्ट आता है। टारगेट को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगने लगा कि लीड फिर से हाथ से निकल गई। लेकिन डेस्परेशन में यानी स्टेप 4 में अंसार ने एक ऐसी कड़ी का जिक्र किया जो सब कुछ बदलने वाली थी। उसने एक कारपेंटर यानी एक बढ़ई के बारे में बताया जो इनके लिए खुफिया ठिकाने बनाता था। एजेंसीज ने फौरन उस कारपेंटर को ढूंढ निकाला। जब उसे पकड़ा गया तो वो शख्स डर के मारे थर थर कांप रहा था।
उसका बस यही रोना था कि अल्लाह की कसम मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाता था और वापस छोड़ दिया जाता था। लेकिन बीएसएफ के कमांडेंट एनएन दुबे की सख्ती और अल्टीमेटम के बाद अचानक उस बढ़ई को याद आया कि नूरबाग इलाके का एक घर था जहां उसे एक बार बिना पट्टी के भी ले जाया गया था। बस फिर क्या था, एक्शन शुरू। तारीख थी 30 अगस्त 2003। वक्त सुबह के 4 बजे। ऑपरेशन गाजी बाबा का आगाज हो चुका था। अब जरा उस वक्त का माहौल तसव्वुर कीजिए। नूरबाग कोई खुला मैदान नहीं, बेहद घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका था। अंधेरे में जब रेड चल रही थी तो रिस्क इतना बड़ा था कि थोड़ी सी भी गलती का मतलब था कितने मासूम नागरिकों की जान जाना। और ठीक उसी वक्त उसी घेरे के अंदर से एक आखिरी लोकलाइज्ड वायरलेस इंटरसेप्ट मिला और नंबर कैच हुआ 39। इस एक इंटरसेप्ट ने बिल्कुल पुख्ता तस्दीक कर दी कि मास्टरमाइंड गाजी बाबा अब और कहीं नहीं बल्कि उनके बिछाए हुए घेरे के ठीक अंदर मौजूद है। वो फंस चुका था। लेकिन अंधेरे में एक अजीब सा मोड़ आया। कमांडेंट दुबे को शक हुआ कि घबराहट में ये कारपेंटर गलत घर दिखा रहा है। उन्होंने उसे दोबारा धमकाया कि ध्यान से देख। घबराए हुए कारपेंटर ने ध्यान से देखा और 2 घर छोड़कर एक दूसरे मकान की तरफ इशारा किया। और जैसे ही उसने इशारा किया, उस दूसरे मकान की 3री मंजिल की खिड़की पर अचानक एक लाइट ऑन हुई और फौरन ऑफ हो गई। असल टारगेट आइडेंटिफाई हो चुका था। बीएसएफ के जवानों ने अपना मेथोडिकल रूम बाय रूम स्वीप शुरू किया। 3री मंजिल पर उन्हें एक बिल्कुल आम सा कमरा दिखा जिसमें एक ड्रेसिंग टेबल रखा था। लेकिन जवानों की नजर बड़ी तेज थी। उन्होंने नोटिस किया कि इस कमरे की अंदर की जगह बाहर के स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी कम लग रही है। आर्किटेक्चरल डायमेंशंस बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे थे, यानी कमरे के अंदर एक और कमरा छिपा था। तभी उस डरे हुए कारपेंटर ने कांपते हुए हाथों से उस ड्रेसिंग टेबल के शीशे की तरफ इशारा किया। अब आप लोग इस बात पर गौर कीजिए कि हकीकत में उस शीशे के ठीक पीछे एक हाई टेक खुफिया कमरा था और अंदर लाइव सीसीटीवी स्क्रीन्स चल रही थी। यानी गाजी बाबा उस शीशे के पीछे बैठा बाहर चल रही पूरी रेड को बिल्कुल लाइव देख रहा था। और उसके बाद जो हुआ वो किसी धमाके से कम नहीं था। एक ऑफिसर ने आगे बढ़कर अपने भारी बूट से उस शीशे पे जोर से लात मारी। शीशा छन से टूट गया और उसके टूटते ही अंदर से AK-47 की अंधाधुंध गोलियों और ग्रेनेड्स की बौछार अचानक शुरू हो गई। ये शुरुआती हमला इतना खतरनाक था कि सामने खड़े एक जवान की मौके पर ही शहादत हो गई और एक दूसरे जवान ने धमाके में अपना हाथ खो दिया। कमांडेंट दुबे खुद बुरी तरह जख्मी हो गए और उनका दायां हाथ पूरी तरह बेजान हो चुका था। लेकिन तभी एक असाधारण हिम्मत देखने को मिली। जख्मी दुबे ने अपने बाएं हाथ से गन उठाई और लगातार 14 गोलियां उस शीशे के पार फायर की। और उसके बाद शुरू हुआ एक थका देने वाला लंबा मुकाबला जो पूरे 10 घंटे तक चला। ये लड़ाई तब जाकर खत्म हुई जब बाहर से की गई भारी जवाबी फायरिंग ने उस खुफिया कमरे के पूरे स्ट्रक्चरल फाउंडेशन को ही तबाह करके रख दिया। इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा तारीख बन गया। इस रेड में आखिरकार गाजी बाबा और उसका एक बॉडीगार्ड मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बीएसएफ के जवान बलबीर सिंह शहीद हुए और 8 दूसरे सिक्योरिटी पर्सनल बुरी तरह जख्मी हुए। स्ट्रेटेजिकली देखें तो इस ऑपरेशन ने कश्मीर में मिलिटेंट नेटवर्क की पूरी कमांड तोड़ कर रख दी और कमांडेंट दुबे की इस बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। नुकसान दोनों तरफ हुआ, लेकिन मास्टरमाइंड का सिलसिला रुक गया। इस पूरे तज्जिये के आखिर में एक बुनियादी सवाल हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है। इन खुफिया शैडो नेटवर्क्स की उधेड़-बुन करने की हकीकी इंसानी कीमत आखिर क्या होती है? ऐसे चलते फिरते टाइम बॉम्ब्स को रोकने के लिए और इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए कई खामोश कुर्बानियां दी जाती हैं जो शायद रोजाना हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बनती। तो जब भी ऐसी खुफिया कामयाबियों का जिक्र आए तो इस थका देने वाले और कुर्बानियों से भरे सफर को याद रखना बहुत जरूरी है।